वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम ओमशिव त्रिपाठी है। तो आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले वाला वीडियो जो था वो वेक्टर्स पे था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का और उसके बारे में पता होना चाहिए हर किसी को। ठीक है, तो अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है, ठीक है, तो उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं उसको सॉल्व करने का अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। इसके आज का टॉपिक जो है वो एलिमेंट्री मैथ है। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना है क्योंकि काफ़ी बार ये प्रॉब्लम आती है कि फिजिक्स में हम लोग मैथ के टर्म काफ़ी यूज़ करते हैं और ये टर्म मैथ का जो पोर्शन होता है वो कमज़ोर रह जाता है। काफ़ी बच्चों का वीक पोर्शन होता है, क्योंकि जो कुछ बायो वाले बच्चे भी फिजिक्स को पढ़ते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे बायो वाले बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं और उनको मैथ समझ में नहीं आती है। मैथ वाले बच्चों को लिए तो आसानी हो जाती है, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए मुश्किल आती है। तो जो फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट मैथ का यूज़ किया जाएगा उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। मैंने एलिमेंट्री मैथ के 2 वीडियो बनाने का सोचा है। पहले पार्ट में हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एंड डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो यही जान लेते हैं। जब जो अलजेब्रिक इक्वेशंस जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता है और उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वो 2 होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी ऑर्डर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो लिखी जाती है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये होती है जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए वेरिएबल केवल x है, एक वेरिएबल है x, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये a b c यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और x की इस वेरिएबल की हाईएस्ट ऑर्डर 2 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। 2 है, ठीक है, इसकी 1 ही है, इसमें कोई x नहीं है, इसकी x की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे x की पावर 0 है। तो सबसे पावर हाईएस्ट कितनी है? 2। तो ये सेकंड ऑर्डर अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पे a हमारा कोफिशिएंट है x² का, b जो है वो कोफिशिएंट है x का, और जो c है वो हमारा सिंपल सा एक कांस्टेंट है। ये सारे नंबर होते हैं, a b c सारे के सारे नंबर है हमारे। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हो गई। तो इसको सॉल्व करने का एक जो मेथड होता है वो धराचार मेथड है। धराचार कहता है कि x की वैल्यू, इसको जब सॉल्व की जाएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें बताया, वो तरीका क्या है? धराचार मेथड से -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये एक इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोग की x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, मैं इस समय लेता हूं 10x² प्लस -27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 10 हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी? -27 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई।
ठीक है। अब धाराचार मेथड क्या था, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी में हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस और b भी माइनस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 10 इंटू 5 अपॉन 2a, a की वैल्यू 10। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा क्या आ जाता है प्लस, जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तब क्या आ जाता है माइनस। तो यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा प्लस 27 प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ठीक है, इंटू 4 इंटू 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 200 अपॉन 20, 2 इंटू 10, तो 27 प्लस माइनस अंडर रूट, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 529 अपॉन 20, ये आ गई x की। जब इसे अब ब्रैकेट क्रॉस इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब देखिए ये 129 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 23 का होता है, तो 27 प्लस माइनस 23 अपॉन 20। तो ये देखिए प्लस माइनस आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार हमें x में प्लस ले लेना है और एक बार हमें x में माइनस ले लेना है, ठीक है। जब हमें इससे सॉल्व करेंगे तो 50 अपॉन 20 आ जाएगा और इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 20। इसे क्या कहते हैं 10 से 0 0 काट सकते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और इसमें आ जाएगी 4 से कैंसिल आउट करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो क्या आ जाएगा 1/5। तो x की दो वैल्यू आ सकती है हमारे पास 5/2 और 1/2। ये दो वैल्यू जो है x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आनी ही चाहिए थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा जब भी x की वैल्यू निकाली जाएगी तो हमेशा वो दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो वो दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं, प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ दो वैल्यू हमेशा आएंगी। अगर आपके पास सिंपल सी एक ही वैल्यू आई तो आप समझ लीजिएगा वही सेम वैल्यू दोबारा भी आएगी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई, इस ये तरीका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। अगली बात जो टॉपिक है हमारा वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है इसका भी एक कारण है। जैसे कि अब बात करते हैं, आप मान लीजिए x प्लस वाई की पावर आपको 10 निकालना था, ठीक है। अब 10 की किसी की पावर अगर आपने अभी तक 2 को सॉल्व किया होगा, ठीक है, 3 सॉल्व किया होगा, लेकिन जब पावर बढ़ती रहती है तब आपके पास काफी हार्ड हो जाता है इसे सॉल्व करना, ठीक है, कि जब पावर ही बहुत ज्यादा हो जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं ताकि हमारी चीजें आसानी से सॉल्व हो जाए, कोई भी इक्वेशन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके, इसलिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम कहती क्या है, थ्योरम कहती है कि अगर x प्लस वाई की पावर n है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकती है, तो आपका क्या होगा कि n c 0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस n c 1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1। देखिए n c 0 ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन होता है, ये एक चैप्टर होता है मैथ में, उसकी जगह होता है, इसकी वैल्यू भी बताता हूँ, ठीक है। तो NC0 सबसे पहले 0 से चालू करेंगे, n यहाँ पे हर किसी में कॉमन रहेगा CB और यहाँ पे 0 से चालू करेंगे, ठीक है। x की पावर n y की पावर 0, जो यहाँ पे ये जो पावर होगी c की, यहाँ पे जो लिखा होगा वही y की पावर होगा, और x और y की पावर जब आप दोनों ऐड कर देंगे तो जो टोटल पावर आएगी वो n के बराबर हमेशा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर n से चालू होगी, y की पावर 0 से,
अब अगला टर्म जो होगा वो एक छोटा हो जाएगा, x की पावर में एक छोटा हो जाएगा, तो n से एक छोटा क्या हो जाएगा, n-1, एक सेपरेट कर दिया और y में 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 0 था, यहाँ पे c 1 हो गया। ठीक है, और x की पावर एक 1 कम हो गई और y की 1 बढ़ गई। जो यहाँ पे जो पावर होती थी, जो यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा वो x की पावर में कम होता जाएगा और y की पावर में बढ़ता जाएगा। अब x और y की पावर को ऐड कर दीजिए, दोनों का सम जो हो वो n के बराबर रहेगा। n-1 + 1, 1 कैंसिल आउट, n के बराबर हो गया। ठीक है, अगला जो टर्म लिखा जाएगा nc2, x की पावर n-2, y की पावर 2। ठीक है, ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म लिखा जाएगा वो होगा ncn, मतलब आखिरी का टर्म जो आ जाएगा n, 1 2 3 4 चलते चलते n तक आएंगे ना, तो n x की पावर 0 हो जाएगी और y की पावर कितनी हो जाएगी, n। ठीक है, ये हो जाता है बाइनोमियल थ्योरम। और यहाँ पे जो NCR मान लेते हैं। ठीक है, R n से छोटा था, R जो था वो n से छोटा था, मतलब कोई नेचुरल नंबर था जो कि जैसे कि n10 था तो R की वैल्यू 3, तो अगर उससे छोटे के लिए वैल्यू क्या आ जाती है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है कि जो भी नेचुरल नंबर है वो और उससे छोटे वाले सारे के सारे नंबर्स उसमें मल्टीप्लाई कर दिए जाए, कहां तक, 1 तक। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा नंबर उससे एक छोटा, फिर उससे मल्टीप्लाई, उससे छोटा एक, उससे मल्टीप्लाई करते करते n फैक्टोरियल निकल जाता है। जैसे कि 6 फैक्टोरियल निकाले थे तो 6 क्या होगा, 6 उससे छोटा एक 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3 2 1 तक के लिए से आगे तक जितने भी नंबर हैं वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आ जाएंगे, तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है 720। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 720। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन और ये n फैक्टोरियल निकालने का तरीका। अब आप सोच रहे होंगे इसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होती है। एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, x + 2 की पावर 5 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 5, यहाँ पे n लिखा जा रहा था तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 c0, x की पावर 5, n की पावर, y और 2 की पावर इंटू 2 की पावर 0, y की वैल्यू कितनी है 2, x ही रहा और n की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो वहां पे जो भी टर्म थे उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस अगला टर्म 5c1 इंटू x की पावर 5-1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 5c2 x की पावर 5-2 2 की पावर 2 प्लस 5c3 x की पावर 5-3 2 की पावर 3 प्लस 5c4 x की पावर 5-4 2 की पावर 4 प्लस 5c5 x की पावर 5-5 2 की पावर 5। ठीक है, अब ये देखिए क्या कहते हैं, अब फैक्टोरियल nc5 का कैसे होगा, 5 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल अपॉन क्या होता था cnr, क्या होता था n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। तो n 5 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और 5-0 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब 0 का जो फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू होती है 1, इस चीज को आप याद रखिएगा, 0 का जो फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, इंटू x की पावर 5 और 2 की किसी की पावर 0 जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसे नहीं लिखते हम लोग। 5c1 कितना हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल और 5-1 का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल इंटू x की पावर 4 इंटू 2। ठीक है, प्लस ऐसे इसे भी सॉल्व कर लेंगे, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 5-2 3 का फैक्टोरियल इंटू
x की पावर 3 2 की पावर 2 प्लस 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल r इंटू 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 2 2 की पावर 3। ठीक है, लास्ट टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और फिर 5 माइनस 4 1 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 1 और 2 की पावर 4 प्लस लास्ट लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा है, चलिए इसका ऊपर लिख लेते हैं, इसी के साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। 5 का फैक्टोरियल फिर 5 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 0 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 कैंसिल आउट हो गए और 0 की फैक्टोरियल 1, तो कितनी आ गई x की पावर 5 प्लस 5 का फैक्टोरियल कैसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 4 कैंसिल आउट, क्या जाएगा 5 x की पावर 4 इंटू 2 है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाता है 10 प्लस ये देखिए यहाँ पे क्या है 5 फैक्टोरियल, 5 को फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 कैंसिल हो गए और 2 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 से 4 को काट देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 2 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी 40 एक्स की पावर 3 प्लस ये देखिए सेम चीज लिखी है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8, तो 8 इंटू 10 80 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, सेम ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 5 वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16, तो 5 इंटू 16 कितना होता है 80। ठीक है, तो 80 एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 0 की पावर 0 फैक्टोरियल 1, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर का 5 कितना होता है 32। तो इस जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन थी हमारी, मतलब ये जो था x प्लस 2 की पावर 5, इसको हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम से ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं अगर मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते थे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, जब इसको हर बार मल्टीप्लाई करते आप, ठीक है, हर एक टर्म को सेम यही चीज मिलेगी, लेकिन ये मेथड सरल था। 5 फैक्टर यहाँ पे तो अभी पावर 5 थी, लेकिन पावर जब बढ़ती जाएगी तभी और कठिन होता चला जाता है चीजों को। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा इसको। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 11 की पावर 4 कितनी होगी या 11 की पावर 6 कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे 11 की पावर 4 कैसे निकालेंगे, तो 11 को लिख सकते हैं 10 प्लस 1 की पावर 4, 10 प्लस 1 की पावर 4। अब इसे निकालने में आसानी हो जाएगी आपको, क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 10 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 0 प्लस 4c1 10 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 4c2 10 की पावर 2 और 1 की पावर 2 प्लस 4c3 10 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 4c4 10 की पावर 0 और 1 की पावर 4। ठीक है, 1 की पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो 1 की पावर तो सेम ही रहेगी, 1 ही आएगा, तो इनका मल्टीप्लाई जो वो है 1 का 1 ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4c4 क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 0
4 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 4 प्लस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल 10 की पावर 1 प्लस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 4 0 का फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। और 10 की पावर 0 का मतलब 1, ठीक। यहाँ पे देखिए 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया और 0 का फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो कितनी हो जाती है 10 की पावर 4 प्लस 4 फैक्टोरियल को किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू उससे छोटे वाले फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाता है 3 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक। तो कितना आ गया 4, तो 4 इंटू 10 की पावर 3, ये देख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 4000 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 फैक्टोरियल का 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, एक फैक्टोरियल को खोल दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से हमने 4 को काट दिया, 2 आ गया, 6 आ गया, तो 6 इंटू 10 की पावर 2 600, ठीक। कि 10 की पावर जितनी भी होती है उतने जीरोस हम लोग लगा देते हैं। 10 की पावर यहाँ पे 3 थी तो हमने कितने जीरो लगा दिए 3 लगा दिए। 10 की पावर 4 को भी हम लोग लिख ही लेते हैं, कितने हैं 10 की पावर 4 है तो 4 जीरोस हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आ गया। अगला क्या है 4 फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 1 का, इसकी वैल्यू सेम इसी की वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 इंटू 10 तो कितना जाएगा 40 प्लस ये देखिए सब कुछ कैंसिल आउट हो गया और 10 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये आ गया। जब हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 4 6 4 1, ठीक है। ये क्या हो गया 11 की पावर 4 हो गया। अब आप 11 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। आपको ये इस तो केवल 4 की अगर 11 की पावर 4 तो आसानी से मल्टीप्लाई करके निकालें, लेकिन अगर 11 की पावर 6 या 7 होती तो हर बार मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं इस तरीके को लगा देंगे और जब आप बार बार लगाएंगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा ये तरीका, ठीक है। तो ये हो गई बाइनोमियल थ्योरम। अगली जो बात आती है वो आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें क्या कहते हैं बताते हैं कि पहले तो ये क्या कहते हैं किसी स्क्वायर जो राइट एंगल ट्रायंगल में, सॉरी स्क्वायर नहीं राइट एंगल ट्रायंगल में यूज किए जाते हैं, मतलब जिसकी एक ट्रायंगल की साइड जो है वो 90 डिग्री की होती है, ठीक है। मान लेते हैं ये साइड अल्फा थी, ठीक, इसका नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर। इसे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, पी से डिनोट कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं बेस, बी से, और इसे क्या कहते हैं हाइपोटेनस, एस से, ठीक है। और परपेंडिकुलर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी इसी में अप्लाई होते हैं ज्यादातर। तो बताते क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे, कि जो हमारा क्या कहते हैं जो रेशियो है साइड का, जो रेशियो है दो साइडों का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं tan थीटा की बात कर लेते हैं, ठीक है। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फॉर थीटा जो था वो मान लेते हैं 45 था, लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 45 tan की वैल्यू होती है 1, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमेशा किसके बराबर आ गया बेस के। तो अगर परपेंडिकुलर को आप बढ़ा दीजिए, मान लीजिए आपने बढ़ा दिया परपेंडिकुलर को, ठीक 2 टाइम्स कर दिया, ठीक, परपेंडिकुलर की नई वैल्यू कितनी कर दी 2 टाइम्स कर दी, ठीक। तो बेस जब आप देखेंगे
तो ये देखिए एंगल भी इंक्रीज हो गया, एंगल भी जो बन रहा था वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, आपको बराबर करने के लिए बेस को भी आपको 2 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये बताते हैं हमें कि हमारा जो क्या कहते हैं, जो साइड का रेशियोज है वो क्या होगा, मतलब वो फिक्स रहेगा हमेशा। अगर एंगल को कांस्टेंट रखना है, वही सेम रखना है और दूसरा ट्रायंगल बनाना है, तो हमारा क्या कहते हैं, जो बेस से जो साइड है उनका रेशियो क्या होना चाहिए वो हमें बताते हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइन होता है, ठीक, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। कॉस होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिवाइडेड बाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और डिवाइडेड बाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो जब डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये जो बेस और हाइपोटेन्यूज अपनी जगह बदल लेते हैं, मतलब ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक। तो क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये चीज आ गई। इसके अलावा 3 और होते हैं, वो होते हैं हमारे सेक, कॉसेक और कॉट। कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा, वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा की, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ये रिवर्स करते हैं तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाता है और परपेंडिकुलर नीचे आ जाता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो होता है वो 1 अपॉन कॉस होता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट भी क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। ये हो गए हमारे 3 और। तो हमारे पास कितने होते हैं टोटल मिला के, 6 होते हैं। और बेसिक जो होते हैं हमारे होते हैं कॉस और सेक। इन दोनों की टर्म्स से ही बाकी के जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स होते हैं वो निकल आता है आसानी से। आपको एक भी चीज पता हो तो आपके बाकी के सारे निकल आएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे थीटा है वो हमेशा रेडियन में होता है। हम लोगों ने सबसे पहले जो वीडियो है उसमें बात की थी यूनिट में, कि जो स्टैंडर्ड्स यूनिट थी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, उसमें जो प्लेन एंगल था उसकी जो यूनिट थी वो रेडियन थी, ठीक है। तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो रेडियंस में होता है, ठीक। और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, ठीक है, किसी भी सर्किल में, ठीक। जो ये थीटा होता है और ये मान लेते हैं रेडियस थी, ठीक, और ये आर्क थी, ये से डिनोट करते हैं। तो हमारा थीटा इंटू रेडियस बराबर क्या हो जाता है, आर्क के बराबर होता है, ठीक है। थीटा इंटू रेडियस किसके बराबर होता है, आर्क के बराबर होता है, ए के बराबर होता है। और यहाँ पे जो थीटा होता है वो रेडियंस में होता है, ठीक। तो 1 रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, जब रेडियस और जो आर्क की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जब सेम हो जाती है तो 1 रेडियन के बराबर होता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 57.3 डिग्री। डिग्री में अगर बताए तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री। तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 थीटा अपॉन पाई। तो अगर आपको डिग्री दे रखी है तो इसको 180 अपॉन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपको अगर रेडियन दे रखा है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और डिग्री रेडियन में, ठीक। ये हो गई। अगर 90 डिग्री लिखी है तो उसे लिखते हैं पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। अगर 60 डिग्री लिखी है तो वो हो जाती है पाई बाई 3 रेडियन। और अगर क्या कहते हैं 45 लिखा है तो हो जाती है पाई बाई 4 रेडियन, ठीक। ये सारे तरीके हो गए रेडियन में लिखने, ठीक। चलिए अब कुछ क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ क्या कहते हैं साइन और कॉस के बीच में रिलेशन, कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियो के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हो गए, ये हो गए रिलेशन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक, चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, साइन की चेक देख लेते हैं, कॉस की देख लेते हैं और टेन की देख लेते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। जब 0 डिग्री होगी 30 डिग्री पे चेक कर लेंगे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। ठीक, 0 पे कॉस साइन की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस की वैल्यू हो जाती है, पहले साइन देख लेते हैं 0, इसकी हो जाती है 1/2, 30 पे साइन की, 40 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे कितनी हो जाती है 1। ठीक है, इसका अपोजिट जो होता है वो कॉस होता है, मतलब 90 की वैल्यू 0 पे रख दीजिए आप, तो 90 पे कितनी वैल्यू होती है 1, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। जो 60 पे साइन की वैल्यू थी √3/2 वो कॉस की 30 पे होती है 3/2। ठीक, 45 पे 45 सेम रहती है। ठीक है, जो 30 पे वैल्यू थी 1/2 साइन की वो कॉस की हो जाती है 60 पे, और जो 0 होती है 0 डिग्री पे साइन की वो कॉस पे 90 डिग्री पे हो जाती है। ठीक है, तो इसकी रिवर्स जो अगर क्या कहते हैं आप लिख लें तो आपको याद करने में आसानी रहेगी साइन और कॉस की में। टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, टेन क्या था साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 कितनी हो गई 0। जब 1/√2 और √3/2 जब डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/√3। ठीक है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है, तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/√3 आ जाता है यहाँ से। ठीक, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1, √1/2 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे √3, और 1/0 मतलब 1/0 ये नॉट डिफाइन होता है हमेशा, और इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइन। ठीक, अब फॉर्मूलेस की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये साइन को आप एक बार याद कर लीजिए, कॉस उसका अपोजिट होता है, और टेन साइन डिवाइडेड बाई कॉस से आ जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं कि कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे कि अगर दो एंगल ऐड हो रहे हैं आपस में, साइन ए प्लस बी, दो एंगल आपस में ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब पहले ए साइन के साथ ए, कॉस के साथ बी, फिर कॉस के साथ ए साइन के साथ बी। ठीक है, अब माइनस के में क्या हो जाएगा कुछ नहीं, बस यहाँ पे माइनस चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, टर्म वही रहता है। आप ये सब नोट भी कर सकते हैं, आपको आसानी रहेगी बात के लिए। ठीक है, ये हो गया कॉस ए प्लस बी। कॉस के में थोड़ा सा अलग होता है, कॉस के में होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस के टर्म में क्या होता है कि कॉस ही पहले ए पे आता है, कॉस बी आता है माइनस का, जब अगर प्लस हो रहा होंगे तो माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, और कॉस अगर माइनस का है तो सिर्फ यहाँ पे प्लस का जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, माइनस के केस में वो प्लस बन जाता है। ठीक है, अब टेन की बात कर लेते हैं। टेन ए प्लस बी क्या हो जाता है टेन ए पहला टेन प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, मतलब प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा और दोनों टेन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब तीसरा जो होता है वो होता है टेन, जो 6 पार्ट है टेन ए माइनस बी, प्लस का हो गया, अब माइनस का टर्म क्या हो जाएगा टेन ए प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस था तो यहाँ पे प्लस रहा, यहाँ पे माइनस हो गया तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस में जब था माइनस था तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस टेन ए और टेन बी।
तो ये क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए कि क्या कहते हैं जो बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अगर क्या कहते हैं आपको दिए हो या फिर सॉल्व करने की तरीका हो तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर एंगल ट्वाइस कर दिया जाए, अगर एंगल जो बीच का जो एंगल बन रहा है जैसे कि साइन ए था 2a कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाता है 2 बाहर कर दिया जाता है साइन ए और कॉस ए, मतलब कॉस भी आ जाता है। ठीक है, अगर कॉस के लिए 2a बात करी जाए तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर ये तीनों बराबर होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए था, आपने पहले आइडेंटिटी याद कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो वहां से साइन की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टर्म आ जाएगा, और उसी में अगर कॉस की वैल्यू पुट कर दे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो उसी से ये आ जाता है। ठीक है, और अगला टर्म होता है tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन आ जाते हैं हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आपकी खत्म होती है और मैथ का पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रही हो या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको सॉल्व करने की पूरी बेस्ट अपना ट्राई करूँगा। और इसका दूसरा वीडियो भी जरूर देखिएगा, वो होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिटर्मिनेंट्स पे, क्योंकि कैलकुलस का पार्ट 12th में और 11th में थोड़ा सा और 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसीलिए आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।